हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशिल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस चैप्टर को। वैसे इस चैप्टर को लिखा है A.R. विलियम्स ने, और ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक इजिप्ट के राजा की है जिसका नाम तूतनखामुन था, जो अपनी जवानी में ही बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मारा जाता है। वैसे तूतनखामुन की फैमिली ने इजिप्ट में सालों तक राज किया था। और देखो, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि उस टाइम पे इजिप्ट में जब लोग मर जाते थे तब उन्हें मम्मी बनाकर टॉम में डाल दिया जाता था, बिल्कुल इस तरह से जैसा तुम स्क्रीन में देख पा रहे होगे। और सेम टू सेम वैसा ही तूतनखामुन के साथ भी हुआ। जैसे ही उनकी डेथ होती है, उनको मम्मी बनाकर अच्छे से टॉम में डाल दिया जाता है, और फिर उनकी जो टॉम होती है वो हजारों साल बाद चल के 1922 में डिस्कवर होती है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। फिर 1922 के 80 साल बाद जाकर तूतनखामुन की बॉडी का सिटी स्कैन होता है, और सिटी स्कैन इसलिए किया जा रहा था ताकि तूतनखामुन के लाइफ और डेथ का पता लगाया जा सके, और इस प्रोसेस को फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि आखिर 80 साल तक सिटी स्कैन क्यों नहीं किया गया? जब तूतनखामुन की बॉडी को उनकी मम्मी को 1922 में ही डिस्कवर कर लिया गया था, तो तभी सिटी स्कैन क्यों नहीं किया गया? तो देखो, इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि 1922 में अच्छे से सिटी स्कैन की मशीन्स नहीं थी, या तुम इन शॉर्ट समझ सकते हो उस टाइम साइंस इतना डेवलप नहीं किया गया था कि हजारों साल पुराने मम्मी का लाइफ और डेथ के बारे में पता लगाया जा सके। वैसे तूतनखामुन को किंग टूट भी बोला जाता है, तो अगर तुम्हारे एग्जाम्स में तूतनखामुन की जगह किंग टूट लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे हाँ, इस बात को अच्छे से याद रखना कि 1922 में किंग टूट की बॉडी को हार्वर्ड कार्टर ने ढूंढा था, और जो हार्वर्ड कार्टर थे ना, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को ढूंढते हैं, या फिर कह सकते हो पुरानी चीजों का ख्याल रखते हैं। पुरानी चीज मतलब एंटिक पीसेस। आई होप सो तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, 5 जनवरी 2005 में किंग टूट की बॉडी को पहली बार सिटी स्कैन के अंदर डाला जाता है, और ये जो किंग टूट की मम्मी थी ना, उसे एक एशियंट इजिप्शियन में जगह है जिसका नाम द वैली ऑफ किंग्स भी है, वहां से निकाला गया था। और जिस वक्त किंग टूट की मम्मी को वहां से निकाला जा रहा था, मतलब वैली ऑफ किंग्स नामक जगह से निकाला जा रहा था, उस वक्त बहुत ही तेजी से विंड ब्लो कर रहा था और चारों तरफ धूल उड़ रहे थे। तुम इमेजिन कर ही सकते हो, इजिप्ट जैसे जगह पे जहाँ पे चारों तरफ बालू ही बालू है, वहां पे अगर धूल उड़ेगा तो कैसा लगेगा? उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो विंड है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, और जो डेविल है ना, वो डस्ट के फॉर्म में परेशान कर रहा है। और उस वक्त आसमान में डार्क क्लाउड्स थे, मतलब काले बादल थे, और ये जो काले बादल थे ना, वो पूरे डेजर्ट स्काई में इधर से उधर घूम रहे थे। मतलब ये जो ब्लैक क्लाउड्स थे ना, ये स्थिर नहीं थे, एक जगह पे नहीं थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पूरे आसमान में घूम रहे थे। बेसिकली बहुत ही हॉन्टेड सा सीन हो गया था। और इन ब्लैक क्लाउड्स के कारण आसमान में जितने भी स्टार्स थे ना, वो इन क्लाउड्स के पीछे छुप गए थे, और एक भी स्टार दिखाई नहीं दे रहा था। और लोगों का ये मानना था कि ये सारी इंसिडेंट इसलिए हो रही है क्योंकि किंग टूट की मम्मी को बाहर निकाला जा रहा है। और जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था ना, तब पूरे दुनिया से टूरिस्ट आए हुए थे, और ये जितने भी टूरिस्ट थे ना, वो किंग टूट के जो चैम्बर होता है वहां के दीवारों को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि किंग टूट के चैम्बर की दीवारों में बहुत ही अच्छी तरीके से आर्टवर्क किया गया था। और साथ ही साथ लोग किंग टूट के ग्लाइडेड फेस को भी देख रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। वैसे ग्लाइडिंग फेस का ही मतलब अट्रैक्टिव फेस होता है। मतलब टूरिस्ट के अकॉर्डिंग किंग टूट का जो फेस था ना, वो उस वक्त भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि इतने हजारों साल बाद किसी का भी बॉडी का स्किन नहीं बचेगा, बस उस इंसान का हड्डी ही बच सकता है। लोग बस किंग टूट के फेशियल स्ट्रक्चर को देखकर इतना अट्रैक्ट हो रहे थे। तो देखो, यहाँ पर भी तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है कि जो टूरिस्ट आए हुए थे ना, वो किन दो चीजों को ध्यान से देख रहे थे। पहला तो जो किंग टूट के चैम्बर में आर्टवर्क किया गया था उसे, और दूसरा किंग टूट के ग्लाइडेड फेस को। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो टूरिस्ट थे ना, वो इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और आपस में खुशफुसा रहे थे। वैसे किंग टूट का जो टॉम था ना, जहाँ पे उनकी मम्मी को रखा गया था, वो जमीन से 26 फीट नीचे था, और जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर किंग टूट की डेथ हुई कैसे होगी। और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा डर रहे थे, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि कहीं उन्हें किंग टूट का श्राप ना लग जाए, कर्स ना लग जाए, बस इसलिए क्योंकि वो किंग टूट की मम्मी को निकलते हुए देख रहे हैं। हेलो, मैं हूँ जाही हवस, हवस का, और मैं हूँ सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स। मतलब कि मेरा जो डिपार्टमेंट है ना, वो पुरानी चीजों के ऊपर नजर रखता है और उसके ऊपर रिसर्च करता है।
बेसिकली पुरानी चीजों के ऊपर स्टडी करता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जो हावर्ड कार्टर है ना, वो एक नंबर का गधा है। उसने किंग टूट की मम्मी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत करा है, क्योंकि जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने किंग टूट के टॉम की डिस्कवरी की थी, तब उस टॉम के अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई थी, जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरीज, पुरानी गेम्स, एप्रॉन्स मतलब कि कपड़े, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, खाने के डब्बे, वाइन वगैरह बहुत सारी चीजें। क्योंकि पुराने टाइम में ये माना जाता था कि जब लोग मर जाते हैं ना, तब उनका आफ्टर लाइफ शुरू होता है। मतलब कि जब लोग मरते हैं तब वो एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, दूसरे दुनिया में। तो इसलिए लोग टॉम के अंदर बहुत सारी जरूरतमंद चीजें डाल देते हैं ताकि उस इंसान को दूसरी दुनिया में किसी चीज की कमी ना हो। और उस टाइम पे इजिप्ट में ये रिचुअल फॉलो की जाती थी, तो यही रिचुअल किंग टूट के साथ भी फॉलो हुआ था, और इसीलिए किंग टूट के टॉम में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट थी। लेकिन जब हावर्ड कार्टर किंग टूट के टॉम को खोलते हैं, तब वो देखते हैं कि इस टॉम में कुछ चीजों की कमी है। मतलब इससे ये पता चल रहा था कि ऑलरेडी उस टॉम के अंदर से काफी सारी चीजों को चुराया जा चुका है। वैसे किंग टूट का जो टॉम था ना, उसे रॉक कट करके बनाया गया था, मतलब कि पत्थर को तोड़कर बनाया गया था। और जहां पर किंग टूट का टॉम रखा गया था, वहां पे और भी 2 टॉम रखी गई थी। मतलब कि टोटल 3 टॉम था, जिसमें से एक किंग टूट का टॉम था, और बाकी 2 टॉम में कुछ चीजें रखी गई थी। जैसे कि जो पहला टॉम था, उसके अंदर लोटस के पेटल्स, कॉर्नफ्लावर, फूल का माला वगैरह रखा गया था, जिससे ये पता चल रहा था कि किंग टूट को मार्च या अप्रैल के बीच में गाड़ा गया था। अब ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि वो जो फ्लावर्स फर्स्ट टॉम के अंदर रखे गए थे, वो उस जमाने में इजिप्ट में सिर्फ मार्च और अप्रैल के टाइम में ही खिलते थे, और इसलिए इस चीज से ये अंदाजा लगाया गया था कि किंग टूट को मार्च और अप्रैल के बीच में ही दफनाया गया था। वैसे उस चैम्बर में जो थर्ड टॉम था, जिसके अंदर किंग टूट की बॉडी को किंग टूट की मम्मी को रखा गया था, उसमें जो किंग टूट की बॉडी थी ना, उसे मम्मी से एक रेजिन के द्वारा चिपकाया गया था। रेजिन का मतलब तुम ग्लू भी समझ सकते हो। तो जो गधा हावर्ड कार्टर होता है ना, उसे लगता है कि किंग टूट की मम्मी को अगर धूप में रख देंगे तो जो रेजिन है, जो ग्लू है, वो पिघल जाएगा और फिर किंग टूट की बॉडी को आराम से अलग कर सकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो गधा और गवार कार्टर है, वो हथौड़ा और छेनी लेके आ जाता है, मतलब वो हैमर और सिकल लेके आ जाता है, और वो किंग टूट के बॉडी को लिम्ब टू लिम्ब अलग कर देता है। मतलब सारे ज्वाइंट्स को अलग कर देता है, हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, बॉडी अलग। अब इसके कारण क्या होता है, किंग टूट के मम्मी को बहुत ज्यादा डैमेजेस आ जाते हैं, और इसलिए मैं जाही हवस हावर्ड कार्टर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता हूँ। इसके बाद जो हावर्ड कार्टर होता है, वो टॉम के अंदर जितनी भी महंगी चीजें होती है ना, उसे वापस टॉम के अंदर ही रख देता है ताकि चोर आके चुरा ना ले। आई डोंट नो ये क्या लॉजिक हुआ, बट वो ऐसा ही करता है। अब चलो आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। अब देखो, भले ही 1922 के 80 साल बाद जाकर सिटी स्कैन मशीन का डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन जो एक्सरे मशीन थी ना, वो पहले ही आ चुकी थी। इसलिए 1968 में किंग टूट के बॉडी का एक्सरे किया जाता है, जहाँ पे ये पता चलता है कि किंग टूट के बॉडी का कुछ हिस्सा गायब है, जैसे कि ब्रेस्ट बोन और उनके रिब्स का कुछ पार्ट। फिर जाकर 5 जनवरी 2005 को किंग टूट के बॉडी को सिटी स्कैन मशीन में डाला जाता है। लेकिन जैसे ही किंग टूट के बॉडी को सिटी स्कैन मशीन में डाला जाता है, जो सिटी स्कैन मशीन होती है ना, वो चलना बंद कर देता है। वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं, सब डर जाते हैं, एंड उनका मानना था कि ये किंग टूट के मम्मी का श्राप है। मतलब कि किंग टूट की जो मम्मी है ना, उसने कर्ज दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं था। जो किंग टूट की मम्मी थी ना, उसमें बहुत सारा सैंड लगा हुआ था। अरे मतलब वही बालू लगा हुआ था जो कि सिटी स्कैन मशीन के अंदर घुस जाता है और सिटी स्कैन मशीन चलना बंद कर देता है। फिर इसके बाद जल्दी से 2 ठो कूलर फैन लाया जाता है, जिसके मदद से अच्छे से पूरे सिटी स्कैन मशीन से बालू हटाया जाता है। अच्छे से सिटी स्कैन मशीन को क्लीन करने के बाद वो सिटी स्कैन मशीन वापस से चलने लगता है। और फिर ये सब करने के बाद किंग टूट की जो बॉडी होती है ना, उसे वापस से उसके कब्र में ले जाया जाने लगता है। और फिर इसके बाद जितने भी लोग थे ना, वो सब बेताब हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर किंग टूट की डेथ हुई कैसे थी। आखिर किंग टूट की ये मिस्टीरियस डेथ कैसे हुई होगी। क्या उनका मर्डर हुआ था, क्या उन्होंने सुसाइड किया था, या फिर उनको कोई बीमारी हो गया था, या फिर उनके डेथ के पीछे कुछ और ही कारण था। और आखिर जब उनकी डेथ हुई तब उनकी एज क्या थी, और फिर उनके डेथ के बाद उनके फैमिली का हुआ क्या। अचानक से उनकी फैमिली, उनकी किंगडम कैसे खत्म हो गई। आखिर किंग टूट के बाद कोई और रूलर क्यों नहीं आया। देखो, मैं तुम्हें इन सब चीजों का आंसर तो दूंगा, लेकिन पहले किंग टूट के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, किंग टूट जो था ना, वो अभी के प्रेजेंट कंट्री इजिप्ट का राजा हुआ करता था उस टाइम पे।
लेकिन शॉकिंग बात तो ये था कि वो अपने फैमिली का लास्ट राजा था। मतलब उसके बाद आगे चलकर उसका बेटा बेटी या फिर उसके रिलेशन में उसके फैमिली में कोई भी राजा नहीं बनता है। जैसे ही किंग टूट की डेथ होती है उसका फैमिली भी खत्म हो जाता है एंड उसका किंगडम भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि किंग टूट का जो डेथ था ना वो टीनेजर में ही हो गया था। मतलब शायद वो 18 या 20 साल का भी नहीं हुआ था जब उसकी डेथ हो गई थी। वैसे कुछ लोग का तो ये भी मानना था कि किंग टूट का मर्डर हुआ था। चलो थोड़ा हिस्ट्री में और पीछे चलते हैं। आमेनहोटेप III जो कि शायद तूतनखामुन का फादर था या फिर ग्रैंडफादर था, ये चीज तो तुम्हारे बुक में भी कंफर्म नहीं है, लेकिन तुम लोग मान सकते हो कि आमेनहोटेप III किंग टूट का ग्रैंडफादर था। तो ये जो आमेनहोटेप III था ना, ये इजिप्ट में पूरे 40 साल तक राज करता है और ये अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैरो था। फैरो मतलब कि राजा, या फिर तुम फैरो का मतलब रूलर भी समझ सकते हो, एक ही बात है। फिर आमेनहोटेप III के बाद आता है आमेनहोटेप IV, जिसके शासनकाल को, जिसके टाइम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट माना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट बोल रहा हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब। अब ऐसा क्यों था चलो जानते हैं। क्योंकि आमेनहोटेप IV जो था ना वो थोड़ा पागल टाइप का था। तो देखो आमेनहोटेप IV जो था ना उसने सन गॉड की पूजा शुरू कर दी थी, मतलब कि एथेन की पूजा शुरू कर दी थी। इजिप्ट में सन गॉड को ही एथेन बोला जाता था। और जो आमेनहोटेप IV था ना उसने इजिप्ट के कैपिटल को थेबिस से एखेनेटम में बदल दिया था। मतलब बेसिकली उसने इजिप्ट के कैपिटल को चेंज कर दिया था। ये सब चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इसे नोट डाउन करते जाओ। ये सब चीजें तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूछा जा सकता है ना कि आमेनहोटेप IV ने क्या क्या किया था और उसके शासनकाल को स्ट्रेंजेस्ट क्यों माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स काम देंगे, और भी पॉइंट्स है सुनते जाओ। जो आमेनहोटेप IV था ना उसने अपना नाम चेंज कर एखेनेटन रख दिया था। उसने सोचा होगा कि भक आमेनहोटेप IV क्यों रखूंगा, मैं अपना खुद का नाम रखूंगा, कुछ नया नाम रखूंगा। तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें स्ट्रेंजेस्ट क्या था। नॉर्मल सी बात है, उसको मन किया उसने अपना नाम चेंज कर दिया, उसको मन किया उसने अपना कैपिटल चेंज कर दिया, उसे मन किया उसने सन गॉड की पूजा शुरू कर दी, मतलब एथेन की पूजा शुरू कर दी। तो इसमें स्ट्रेंज क्या था, इसमें गलत क्या था? तो इसमें गलत ये था कि उसने आमुन के सारे टेम्पल्स को तोड़वाना शुरू कर दिया। मतलब उसका मानना था कि वो अगर सन गॉड की पूजा कर रहा है तो पूरे दुनिया को सन गॉड की पूजा करनी चाहिए और किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। और खास करके ये जो अमुन गॉड थे, एखेनेटन को ये गॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो अमुन गॉड के सारे टेम्पल्स को, सारे जितने भी एविडेंस होते हैं उसे खत्म करने लगता है। मतलब इन शॉर्ट वो टेम्पल्स को तोड़वाने लगता है और साथ ही साथ अमुन गॉड की पूजा पर भी रोक लगा देता है। अगर कोई भी इंसान उसके राज में अमुन गॉड की पूजा करते पाया गया तो उसे पनिश किया जाएगा। फिर इसके बाद एक और रूलर आता है जो इजिप्ट में कुछ सालों तक राज करता है, लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में हिस्ट्री में भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं हमारे किंग टूट, जिसके बारे में ये पूरे स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं और इन्हें ही हम तूतनखामुन के नाम से भी जानते हैं। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो किंग टूट होते हैं, मतलब तूतनखामुन होते हैं, ये जैसे ही इजिप्ट के राजा बनते हैं ये वापस से पुराने नियमों को चालू कर देते हैं। मतलब कि ये अमुन के पूजा को वापस स्टार्ट करवा देते हैं और टेम्पल्स को वापस से रिबिल्ड करवाते हैं। और ये अपने नाम को तूतनखातेन से तूतनखामुन भी कर देते हैं। और तुम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे कि खामुन का जो लास्ट है ना उसमें अमुन लिखा हुआ है और अमुन वही गॉड है जिसके टेम्पल्स को आमेनहोटेप ने तोड़वा दिया था। वैसे तूतनखामुन का मतलब गॉड की जिंदा तस्वीर, मतलब कि गॉड की जिंदा इमेज भी होती है। मतलब कि ये जो किंग टूट था ना, ये जो तूतनखामुन था, ये अपने आप को ही भगवान मानने लगा था। अब देखो वापस से प्रेजेंट में आते हैं। जब इस बार सिटी स्कैन किया गया तो पता चला कि किंग टूट के बॉडी में कुछ भी मिसिंग नहीं है और जो किंग टूट के बॉडी का रिबकेज था ना वो भी बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट था और वो भी अच्छे हालत में। और ये सभी कुछ जाही हवस के निगरानी में किया जा रहा था। और फिर ये न्यूज को सुनते ही जो जाही हवस होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि थैंक गॉड, अब जाकर मैं अच्छे से सो पाऊंगा, क्योंकि कल रात तो मैं एक सेकंड भी अच्छे से नहीं सो पाया था। हालांकि जाही हवस भैया आपको थोड़ा कार्टर भैया से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने जो उसे झूठ मूठ का इतना बदनाम किया है। एक तो बेचारे ने किंग टूट की मम्मी को ढूंढा और ऊपर से आप उसे बदनाम करते आ रहे हैं कि उसने किंग टूट की बॉडी को तोड़ दिया, ये किया वो किया। उसके बदले एक माफी तो बनती है। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या होता है, जो वर्कर्स लोग होते हैं वो किंग टूट के बॉडी को वापस से वैली ऑफ किंग्स के पास ले जाते हैं। मतलब कि बेसिकली किंग टूट के
बॉडी को उसके कब्र के पास ले जाते हैं और फिर जैसे ही किंग टूट के बॉडी को नीचे रखा जाता है एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जो तेज हवाएं बह रही थी ना वो भी बहना बंद कर देता है और जो चारों तरफ धूल धक्कड़ उड़ रहे थे वो भी उड़ना बंद कर देता है और फिर आसमान में ओरियन द कॉन्स्टेलेशन दिखता है। तो अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि ये ओरियन द कॉन्स्टेलेशन होता क्या है। तो देखो बेसिकली स्टार्स जब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं बिल्कुल ऐसा जैसा तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है तब उसे ओरियन द कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। और जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो लोगों का ये मानना होता है कि जो ओसाइरिस है ना वो उन्हें देख रहा है। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये ओसाइरिस कहां से आ गया। तो ओसाइरिस का मतलब होता है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मतलब कि लोगों को मरने के बाद जो भगवान प्राप्त होते हैं ना उसे ओसाइरिस कहते हैं। और उस वक्त जब किंग टूट के बॉडी को उसके कब्र में वापस रखा गया था तो ऐसा लग रहा था कि ये जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है जो ओसाइरिस है वो किंग टूट के बॉडी को ध्यान से देख रहा है और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप से तुम्हें मजा आया होगा, इस चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वहां पे कुछ पर्सनल अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।